बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। आज पाकिस्तान में ज़िमी जो है इलेक्शन भी हुई। इलेक्शन में ताहम बहुत सी जगहों पे सरगर्मियां तो नज़र आईं और बहुत से कारकुनान ने आज बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और कई पार्टियों के लीडरान जो है वो उस इलेक्शन में जो है हिस्सा ले रहे थे। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन कौमी असेंबली की 6 जो है हलकों पे इलेक्शन हुए और सूबाई जो असेंबली हैं उन पे भी 4 नशस्तों पे आज ज़िम्मी इंतखाबात भी हुए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सिंध में एक वाक़या पेश आया जिसमें वहीदा शाह ने जो है ख़वातीन पे तशद्दुद भी किया। तशद्दुद के वाक़यात तो मुल्क में वैसे मुख्तलिफ शहरों में जारी हैं, पर यह आज का वाक़या अनोखा वाक़या भी था। अगर तारीख के हम उनको नज़र डालें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान में रहने वाली तमाम जमातें जो है इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, उसके साथ साथ कई लोग भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज बलूचिस्तान का इशू हमारे सामने है। बलूचिस्तान जो है अब पाकिस्तान के तमाम सूबों के साथ साथ बलूचिस्तान के भी महरूमियत हमारे सामने है। और आज पाकिस्तान की तरह जो है बलूचिस्तान के लोग भी एक बूंद की पानी के लिए तड़प रहे हैं। और आज बलूचिस्तान अलहदगी की तहरीक जो है उसने जोर पकड़ लिया। आज तमाम रहनुमा इस बात पे मजबूर हो गए हैं कि हमें अब आज़ाद वतन चाहिए। अगर आखिर आज़ाद वतन का ये नारा कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, इसको आज हम जानेंगे एक छोटे से पैकेज में। पर उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूं जो मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं इंजीनियर हमीन बलोच साहब हैं, मरकजी नायब सदर हैं नेशनल पार्टी के। आपके बहुत शुक्रिया कि इंजीनियर साहब आप तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं फरीशा, रहनुमा हैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं ताज बंगश साहब, ये हैं आल पाकिस्तान मुत्तहिदा बंगश ऑर्गेनाइजेशन के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। पर इससे वे आगे बढ़ेंगे और हमें अभी कॉल पे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हई बलोच साहब। उसको भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर हई बलोच साहब, डॉक्टर हई बलोच साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। पर उससे पहले आए नाज़रीन देखते हैं एक छोटा सा पैकेज। उस पैकेज में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बलूचिस्तान का ये इशू क्यों उसने इतना जन्म लिया और आखिर ये बात इस हद तक क्यों पहुंची। हमारे साथी एंकर जो बतूल रियाज ने ये एक पैकेज बनाया है, आए ये देखते हैं। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, जिसका ज़मीनी रकबा पाकिस्तान के रकबे का 44% बनता है। कोयटा सूबे का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ सूबाई दारुल हुकूमत भी है। बलूचिस्तान में मौजूदा दिन की बगावत पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ वक्फे से होने वाली गोरीला जदोजहद का तसलसल है, जिसका आगाज 1948 में प्रिंस अब्दुल करीम खान ने किया और दूसरा तनाज़ा नवाब नौरोज खान ने और हुकूमत के दरमियान 1 यूनिट पॉलिसी के खिलाफ था। इसमें सबसे ज्यादा शिद्दत 1963 में आई जब शेर मोहम्मद मरी ने नए फौजी अड्डों के खिलाफ गोरीला जंग का आगाज किया। और इस सिलसिले का चौथा तनाज़ा 1973 में उस वक्त सामने आया कि जब भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान और सरहद की हुकूमतों को मुस्तरद करते हुए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। हालिया तनाज़ा उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब और नवाब अकबर भुट्टी के दरमियान 2004 में वसाइल की तकसीम पर हुआ और भुट्टी साहब की शहादत के बाद इसमें दिन ब दिन शिद्दत आती गई। 1947 में खान ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान के साथ अलहाक किया, लेकिन 1 यूनिट बनने के बाद खान ऑफ कल्लात का किया गया मुआहिदा अपना असर खो बैठा और बलूचिस्तान भी दूसरे सूबों की तरह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जहां एक तरफ तो बलूचिस्तान मादनी दौलत से माला माल तो दूसरी तरफ गवादर जैसी बंदरगाह पर आलमी ताकतें अपनी नजरें गाड़े बैठी हैं। कुदरती गैस से लेकर तेल और तेल से लेकर सोना और दीगर कीमती धातें इस खित्ते की अहमियत को बढ़ाती हैं, बल्कि सेंट्रल एशिया की आज़ाद रियासतों तक आसान रसाई को भी यकीनी बनाती हैं। गो के 18वीं तरमीम के बाद सूबों की खुद मुख्तारी में इजाफा हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान बदस्तूर सुलग रहा है। और अभी हाल ही में अमरीकी कांग्रेस में बलूचिस्तान के बारे में पेश की गई अमरीकी करारदाद इस खित्ते की दिफाई और माशी अहमियत को जाहिर करती है।
मसख शुदा लाशों का मिलना, लापता अफराद और टारगेट किलिंग जैसे वाकयात ने बलूचिस्तान को अलहदगी के धाने पर ला खड़ा किया है और इस वक्त बरहमदाग बुगटी, हरबियार मरी और अख्तर मेंगल अलहदा पसंद सोच की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गो के वजीर आजम यूसुफ रजा गीलानी ने आगाज हुकूक बलूचिस्तान के नाम से एक पैकेज का ऐलान तो किया है, लेकिन क्या ये पैकेज दूसरी करारदादों की तरह एक कागजी दावा साबित हुआ है? बलूचिस्तान अब तक बुनियादी मसाइल में उलझा हुआ है, जिनमें सबसे अहम सेहत, तालीम, रोजगार जैसे मसाइल शामिल हैं और वसाइल पर मकामी लोगों का हक तस्लीम न करना भी इसी मसले की संगीनी को और बढ़ा देते हैं। क्या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद बलूचिस्तान के लोगों को क्या उनके वो हुकूक मिल सकेंगे जिनके लिए वो एक अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं? प्रोग्राम जरा सोचिए के लिए बतूल रियाज, वाइब टीवी। जी नाज़रीन, आपने देखा एक मुख्तसर सा पैकेज जिसमें तमाम वो दौरों की निशानदगी की गई कि आखिर बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल क्या और बलूचिस्तान के लोग आखिर इस वक्त इस मुल्क से, पाकिस्तान से अलहदगी क्यों चाह रहे हैं और पाकिस्तान में बलोच रहनुमा जो इस वक्त रंजिश में हमें जो है दुख की दास्तान सुनाते आ रहे हैं वो हकीकत पे मबनी है भी या नहीं है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब ने। बलोच साहब खुशामदीद। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, पर मैं इससे पहले आपसे बात करूं, हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे भी एक सवाल करूंगा। इंजीनियर साहब, आपने भी ये पैकेज देखा, क्या कहेंगे कि आखिर बलूचिस्तान का इशू है क्या? किस पैकेज की बात कर रहे हैं आप? ये अभी आपने जो पैकेज देखा, अभी ये जो हमने एक रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट का भी देखें, बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, पैकेज का मैं समझा कि नहीं, ये पैकेज रिपोर्ट वो शायद रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। पैकेज वो जो मैंने समझा शायद वो अच्छा। जो पुसपसा पैकेज है जिसको आगाज हुकूक बलूचिस्तान कहते हैं, मेरा ख्याल था शायद आप उसी का कर रहे हैं। अभी देखें बलूचिस्तान का आफ्टर 65 ईयर्स अभी जो मुल्क बने हुए हैं कि पाकिस्तान को अभी तक अगर हुक्मरान रियलाइज नहीं करेंगे और यहाँ पे जो जितने जो कौमें हैं अगर उनको उससे महकूम बनाएंगे और अगर वहाँ पे उनके जो वसाइल पे ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे, वसाइल को जो है वहाँ उनको लूटने का ऐसा सिलसिला वहाँ पे ऐसे कंटिन्यू होगा और वहाँ पे अगर वो जो रवैया है, अगर वहाँ पे अगर रवैया आका और गुलाम का अगर ऐसा रवैया है और अगर यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि हम इसको ऐसे नवाबादी रखेंगे तो फिर यही जो आज जो एक करारदाद की शक्ल में कोई चीज़ें अमेरिका में नज़र आ रही हैं, कल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को नज़र आएंगी। इसलिए ये जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है ये जो खुद ऐसी बनी नहीं है बल्कि ये हुक्मरानों का खुद का बनाया हुआ है। यहाँ पे जो आज का मसला है एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना जो माइंड सेट है, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का अपना माइंड सेट चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज होगा? क्या आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं, अभी तो वही बात है कि मैंने पहले भी, डॉक्टर हई बलोच साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत से मेरे रहनुमाओं से जब बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि बलूचिस्तान के हुकूक पामाल किए जाते हैं। पामाल आखिर कौन कर रहा है? क्या आधे से ज्यादा, इस वक्त भी ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ कि सूबाई असेंबली में आधे से ज्यादा से भी लोग जो है इस वक्त वजारतों में बैठे हुए हैं, फिर हुकूक क्यों पामाल होते हैं? अभी देखें, आप प्रोविंस को उन वजीरों को उनके साथ कंपेयर नहीं करें जी। अभी देखें बलूचिस्तान का जो सिचुएशन है, वहाँ की जो अभी आबादी है उसकी जो 50% आबादी गुर्बत से नीचे की लाइन गुजर रही है, गुर्बत से नीचे की। दूसरा, यहाँ पे जो सारी चीज़ें फीडर सारी चीज़ों को ले लें, वहाँ पे बलूचिस्तान का हर जगह जो शेयर 5% जॉब्स है, जॉब में कह रहे हैं 5.1% है, लेकिन वहाँ पे है ही नहीं। इसी तरह आप किसी भी जगह देखें, पर्सनल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेजों की वहाँ पे एक जो सिलसिला बन रहा है, या अभी पर्स का जो रिसेंट जो मामला बन रहा है अभी रेकोदेक है, रेकोदेक का जो वर्थ, ऑफिशियल वर्थ अभी है, इट्स $3,000 billion। जस्ट आई वांट टू रिपीट इट, द वर्थ ऑफ रेकोदेक इज $3,000 billion। अभी लास्ट टाइम यहाँ पे तकरीबन दुनिया जहान के सबसे जो हाईएस्ट जो गोल्ड के जो कंपनीज थे, सबके जो तकरीबन 20 एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आए थे, उनका यही ख्याल था कि हमें रेकोदेक हमें मिलेगा। इसी तरह आप किसी भी उसमें देखें। अब क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के तमाम लोग जो कौम परस्त रहनुमा हैं या बलूच लोग जो इस वक्त नाराज हैं, उनको कैसे मनाया जाए? क्या मुतालबात हैं?
کہ جیسے ابھی رحمان ملک صاحب نے سندھ اسمبلی میں آن دی فلور پہ کہا کہ جنرل صاحب کو لایا جائے گا، اس کو جو ہے نا یہاں پہ جو ہے بہت سے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا جنرل صاحب کو کیفے کردار تک پہنچائیں یا جو ان کے اوپر چارجز ہیں وہ لاگو ہوں، کورٹ میں جائیں، وہ گرفتار ہوں تو پھر بلوچستان کے رہنما خاموش ہو جائیں گے یا اس مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے؟ نہیں، ابھی دیکھیں وہ سارا مطالبہ بلوچستان کا سارا ایشو جنرل صاحب نہیں ہے، جنرل صاحب ایشو نہیں ہے، پارٹ آف ون. ایک تو ہے کہ اس نے جو زیادتی کی وہاں جو اکبر بگٹی کو شہید کیا یا اسی طرح وہاں پہ جو اس نے آپریشن کیا تھا، جسٹ ون پوائنٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کہتے ہیں بلوچستان کے محرومی کس طرح ختم ہو گیا. اٹس جسٹ ون پوائنٹ. ون پوائنٹ از اٹس اے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اس کا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جتنی جو قومیتیں ہیں آپ وہ ان کو دینا چاہیے. فرید شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آل پاکستان مسلم لیگ کے آپ رہنما ہیں، اور جس طرح انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نقطے پہ تو جنرل صاحب پہ چارجز ہیں، پر جو اصل حقوق ہے وہ بلوچوں کو ملیں تو اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے. پر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے سربراہ کا شکنجہ کچھ تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب بلوچستان کے ایشو پہ بلوچ رہنما بھی اب اس کا پہلا نقطہ ان کا یہ ہے کہ ان کو جنرل صاحب کو پاکستان لایا جائے اور کورٹوں کا سامنا ان کے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جنرل صاحب اگر جو ہے کورٹوں کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. بلوچ عوام کے ساتھ جب سے پاکستان کے ساتھ 1947 میں محمد علی جناح کے ساتھ خان آف کلات امیر احمد یار خان نے جب ان کے ساتھ پیشکش کی کہ ہم ہندوستان کے بجائے نہیں ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ویلکم بھی کیا گیا، اور وہ کچھ عرصے میں جو ہے صرف وہ الائنس جو ہے جو الحاق ہوا بلوچوں کا، اس کے بعد وہ اینٹ جو رکھی گئی وہ ٹیڑھی ثابت ہوئی. اس کے بعد پہلا فوجی ایکشن ہوا اس پر بلوچستان پر، جس پہ انہوں نے ریزسٹ کیا. میر عبدالکریم خان جو ہے وہ اس میں نہیں تھے، اور وہ پھر افغانستان بھی چلے گئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو ہے اسٹاپ ہوا اور گورنر جنرل راج رہا وہاں 1973 تک. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایلیمنٹس دیکھیں بلوچ عوام کے ساتھ واقعی میں زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں پروونس کو جو ہے اس کو حقوق جو ہیں اس کو لوکل ایریاز میں دیے جائیں. اور جب یہ دیکھیں ایم این اے ایم پی ایز بنے ہیں سرداری، جیسے سر نے کہا ابھی حمید بلوچ صاحب نے کہ 50% غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں لوگ. اگر جب بھی بلوچ ہمارے رہنماؤں کو موقع ملا گیا اسمبلیز میں آنے کے لیے، انہوں نے بلوچستان کے لیے پیکج کیوں نہیں ڈیولپمنٹ ہونے دی گئی؟ مشرف صاحب کے دور میں جتنا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کا جو ہے یہ بجٹ ہمیشہ بلوچستان کا رہا 152 بلین 1947 سے 2002 تک. اس کے بعد جب مشرف صاحب نے یہ رقم جو ہے جب پروجیکٹ سنبھالے 3.2 بلینز جو ہے ترقی یافتہ جو ہے وہاں کام ہوئے. کوسٹل ہائی وے مکران کوسٹل ہائی وے بنایا گیا.